प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी पहले घोषित करके बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। पार्टी इन प्रत्याशियों के बारे में और अब आगे चुनाव को लेकर किस रणनीति पर काम करेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। उनसे बात करते हैं। पूनिया जी, किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हुआ? क्या सभी लोगों की राय को इसमें शामिल किया गया? मेरे ख्याल से एक परंपरागत रूप से एक उत्कृष्ट फैसला हुआ जिसमें हम लोगों ने बहुत नीचे के ज़मीनी कार्यकर्ताओं की राय को भी इसमें समाहित किया, वरिष्ठ नेताओं की राय को भी समाहित किया और बहुत लगभग 2 महीने से हमारी टीमें ज़मीन पर काम कर रही थी। उन्होंने जो ज़मीनी फीडबैक दिया वो भी आधार बना। दिल्ली ने केंद्रीय स्तर पर जो अपने सर्वे कराए उसमें जो राय दी उसको सम्मिलित किया और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम लोग इन क्षेत्रों में गए और पूरे दिन भर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुना। तो कुल मिलाकर रायशुमारी के तौर पर इसमें सब लोगों की राय को समाहित करते हुए उसमें जीतने में जो योग्य व्यक्ति था उस व्यक्ति पर दिल्ली की राय को शामिल करते हुए हम लोगों ने फैसला किया। जीतने में योग्य कौन होगा, यह किस आधार पर तय किया गया? देखिए, एक तो जन चर्चाएं बड़ा आधार होती हैं और आजकल जो सिस्टम बन गया तो पार्टी का आदमी बहुत नीचे तक जाता है, गुण अवगुण के आधार पर फैसला करता है। वहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो किसके हक में है, उम्मीदवार की पृष्ठभूमि क्या है, उसका अनुभव क्या है, जनता के बीच में उसकी इमेज और पकड़ कैसी है, कार्यकर्ता किस व्यक्ति के नाम पर मजबूती से लग सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब पैरामीटर हैं जिसके आधार पर ये भरोसा हो गया कि इस व्यक्ति पर दांव लगाया जा सकता है। तो उस आधार पर हम आगे बढ़े और इसलिए बहुत ऐसा मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक तो उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा थी और उसमें भी अच्छे योग्य उम्मीदवारों की थी, उसमें से भी योग्य का चयन करना ये बेशक चुनौती थी, लेकिन सब लोगों की सहयोग से हम लोगों ने किया। अध्यक्ष जी, सर्वे और सोशल इंजीनियरिंग जिनका आप हवाला दे रहे हो आधार बनाने के लिए, अगर वही आधार हैं तो फिर जो पहले से स्थापित लोग हैं उनके अलावा नए लोग आ ही नहीं सकेंगे। आमेर में सर्वे करेंगे तो आपके अलावा दूसरा नाम शायद ही आए, मालवीय नगर में करेंगे तो कालीचरण जी के अलावा, सांगानेर में अशोक लाहोटी के अलावा शायद ही दूसरे नाम आए। नहीं, तो ये तो कोई इसका कोई एक्सेप्शनल नहीं है। राजनीति में जो एस्टेब्लिश चेहरे होते हैं, नाम होते हैं, उनका अपना एक वजूद होता है और इसलिए कोई अनएथिकल नहीं है कि उसमें कोई परंपरा के विपरीत कोई बात की जा रही है। तो इसलिए स्वाभाविक है, सिस्टम में जो लोग होंगे उनका नाम आएगा। कहीं जब ये ऐसी स्थिति पैदा होती है तो पार्टी कोई मापदंड तय करती है, लेकिन उपचुनाव हैं इसलिए आम चुनाव में की थोड़ी सोच अलग होती है, निर्णय का भी पक्ष अलग होता है, चुनाव के मैनेजमेंट का पक्ष अलग होता है, मुद्दों का पक्ष अलग होता है। उपचुनाव थे इसलिए इसमें जो स्थापित जो लोग हैं और जिसके बारे में ये किया जा सकता है कि इनका अपना एक आधार है और अपनी टीम है जिसके साथ पर पार्टी से सामने बना के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर बाई इलेक्शन में उनको थोड़ा सा एज तो रहता ही है। लादूलाल पीतलिया को आप लोग लेकर के आए थे, सहाड़ा में पार्टी में शामिल किया, संतोष मेघवाल को सुजानगढ़ से जोड़ा। ऐसे नए लोग कुछ आश्वासन से, कुछ उम्मीद से जुड़े होंगे, उनको टिकट नहीं मिली। अब ऐसे में फिर पार्टी से नए लोग किस तरह से जुड़ेंगे और नई पीढ़ी कैसे आगे आएगी? नहीं, नई पीढ़ी को राजनीति में और पार्टी में काम करने के लिए खूब स्कोप है। हर व्यक्ति एमएलए एमपी बने ये भी ज़रूरी नहीं है और जो पार्टी में जुड़ता है वहाँ इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती कि पार्टी उसको टिकट की गारंटी के आधार पर लाए। ये सब लोग जब पार्टी, क्योंकि इतना समझते हैं कि देश और प्रदेश की राजनीति में 2 पार्टियों के बीच में ध्रुवीकरण होगा और लोग भविष्य की संभावनाओं को इसमें जोड़ लेते हैं। केंद्र में क्योंकि पार्टी अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एस्टेब्लिश हो गई, राजस्थान में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है वो आमंत्रित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आए और कांग्रेस पार्टी चली जाए, तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी समझ से, अपने विवेक से फैसला करते हैं कि पार्टी के साथ जुड़ने में भलाई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ने किसी रूप में अवसर मिलता ही है। राजसमंद से पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की पुत्री को आप लोगों ने टिकट दिया है, क्या इसको परिवारवाद के बढ़ावा देने के रूप में देखा जाए? देखिए, देश में वंशवाद और परिवारवाद इसमें बहुत सारा चर्चा होती है, बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। आप इसको यदि नेहरू गांधी खानदान से कंपेयर करेंगे तो उन पर ये आरोप लाजमी है और सही भी है, क्योंकि एक वंश की पार्टी जिसने बहुत अरसे तक इसी चीज़ को पनपाया। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के वंश की पार्टी नहीं है। आप मुलायम सिंह यादव के परिवार पे आरोप लगा सकते हो, आप लालू यादव के परिवार पे लगा सकते हो, लेकिन
बीजेपी पे इस तरीके का एलिगेशन नहीं लगा सकते। रही बात राजनीति में परिवारों की आना, ये कोई नई घटना नहीं है, सामान्य परंपरा है। राजनीतिक परिवारों के लोग आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, और उनकी जैसी अपनी योग्यता क्षमता होती है, उस आधार पर उनको अवसर मिलता है। इसलिए इसको परिवारवाद के आधार पर जोड़ना, क्योंकि मैं यदि कांग्रेस से कंपेयर करूं तो वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की मैंने कहा ना कि जीतने की संभावना में ये संभावना भी शामिल होती है कि स्थापित नेता के परिवार से कोई होता है तो उसको थोड़ा लाभ मिलता है। क्या और कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था पार्टी को राजसमंद में, कोई जो कार्यकर्ता हो मूल रूप से पहले से जुड़ा हो पार्टी से? देखिए, उपचुनाव और मुख्य चुनाव के मिजाज में फ़र्क होता है, और जो स्थापित नाम होते हैं उनको एक, मैंने जैसे कहा कि उसमें ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। बहुत योग्य व्यक्ति थे, कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे थे, लेकिन योग्य में से भी योग्य का चयन करना ये चुनौती होती है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमने किरण जी की पुत्री को अवसर दिया। पार्टी में प्रत्याशी के रूप में खेमाराम भी है और पार्टी में खेमे भी हैं, और आप खुद कई बार इस बात को मान चुके हैं कि राजनीति में कोई भजन करने के लिए नहीं आता है, सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ, अपनी अपनी सोच के साथ में आते हैं। क्या सभी लोगों को एक जाजम पर ला सकेंगे इस उपचुनाव में, खासतौर से वसुंधरा राजे और जो दूसरे लोग अलग अलग कई बार चलते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, जब गुट की या खेमे की चर्चा होती है तो तुरंत कांग्रेस की तरफ निगाह चली जाती है और उससे हमारी तुलना करने की कोशिश करते हैं। उनका खेमे के बारे में बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी के पीसीसी चीफ को हटाना पड़ा, ये कांग्रेस के विग्रहकार खेमे का बड़ा उदाहरण है। उनको अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और मंत्रियों को हटाना पड़ा। यहाँ जो चर्चा है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता कि मतभेद हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अगुवाई में और पार्टी के छाते के नीचे हम लोग काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ या हमारे से जो सीनियर लोग हैं, सब लोग। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद नहीं है, और मन का भेद इसलिए नहीं है कि हमें आखिरकार उसी के प्रति जवाबदेह हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह के प्रति, पार्टी की रीति नीति के प्रति, पार्टी के विचार के प्रति। तो इस विचार से कोई विलग नहीं हो सकता, खासतौर पर ऐसे समय में जब पार्टी पूरे देश भर में विस्तार की तरफ है, विचार के आधार पर आगे बढ़ी है, सत्ता पर भी काबिज हुए हैं। तो राजनीतिक तौर पर भी ये सच्चाई भी है, हकीकत भी है कि समय का तकाजा भी यही है कि हम पार्टी के अनुशासन में, पार्टी की रीति नीति के साथ चलें, तो उस पर सभी लोग एक साथ हैं। चुनाव प्रचार में कौन कौन आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि कोरोना का वापस संक्रमण आने से सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल तय किए हैं। बड़े शहरों में 144 भी है और कोरोना की पाबंदी भी है। मैं अभी देख रहा था, मुझे बताया कि इस कारण सभाओं की अनुमति नहीं मिल रही, जुलूस की अनुमति नहीं मिल रही। तो उस मर्यादा में कितने क्या कार्यक्रम किए जा सकें, लेकिन मेरा मानना है कि इस पे जो जनसंपर्क है उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी जो कोर कमेटी के प्रमुख लोग हैं वो चुनाव में समय समय पर आएंगे। आप अक्सर चुनावों में 3 प्रमुख मुद्दे सरकार के खिलाफ गिनाते रहे, लेकिन पंचायती राज चुनाव में वही मुद्दे आपकी मजबूती का आधार बने। शहरी निकाय चुनाव में उन्हीं मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी को बढ़त मिली। अब की बार भी वही मुद्दे हैं, तो फिर वो जनता के गले कैसे उतरेंगे? नहीं, इस मिथक को तोड़ना होगा। सत्ताधारी दल को शहरी निकायों में बढ़त नहीं मिली। 90 निकायों का सैंपल था कि 71 पे पार्टी आ रही, 19 पे जीती, तो जीत नहीं हुई थी। परिसीमन एक बड़ा कारण था कि जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को आंशिक सफलता मिली, पूरी सफलता नहीं मिली। मेजोरिटी 19 में थी, 25 में बीजेपी की थी, इसलिए कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी शहरों में हारी और कांग्रेस पार्टी जीती है। वार्डों का भी जो फर्क था वो 1140 में 90 में जीते, हम 1140 में जीते, 50 वार्डों का फर्क था। इसलिए केवल डिलिमिटेशन एक और पहला और आखिरी कारण था जिसके आधार पर वो जन चर्चा स्थापित करने में कामयाब हो गए। ग्रेटर में हारे, जोधपुर में हारे, अजमेर में हारे, उदयपुर में हारे, बीकानेर में हारे, कॉरपोरेशंस में हारे, तो कैसे कह सकते हैं कि अर्बन में कांग्रेस पार्टी जीती। तो मुद्दे, गांव का मुद्दा तो गांव में रहेगा। किसान कर्जा माफी पे और शहर का आदमी वोट थोड़ी देगा, गांव के ने दिए उसके खिलाफ दिए हैं, और ये पहली बार हुआ है। 2,41,00,000 मतदाताओं ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट किया। सहाड़ा में आप लोगों ने रतनलाल जाट को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने पिछले 12.5 साल में कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है और पिछले 22 साल में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। देखिए, वो 2 बार जीते हैं, और एक बार क्योंकि वो जनता दल से आए थे पार्टी में और बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं, जिला प्रमुख भी रहे हैं, और उनका अपना एक सामाजिक बेस है, और इस लिहाज से वहाँ जो किसान कम्युनिटी है उसका एक बड़ा जन समर्थन उनके साथ है, और दूसरी बिरादरियों में भी उनकी एक अच्छी पैठ और पहचान है।
और इसलिए ये लगा भले ही उम्र दराज हैं लेकिन उनके प्रति उस क्षेत्र में एक रेस्पेक्ट है। पार्टी में एक ऐसी चर्चा है कि भले ही कोर कमेटी और सबसे आम राय करने के बाद में टिकट देने की बात आ रही हो, लेकिन वसुंधरा राजे की छाप इन तीनों टिकटों पर ज़्यादा है। देखिए, वो पिछले 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका लोगों से एसोसिएशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली छाप तो कमल के फूल की है और पार्टी का ही उम्मीदवार हैं, वो न मेरे हैं न उनके हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये सोशल मीडिया और मीडिया में कुछ भी प्रचारित होता हो, लेकिन वो है पार्टी के खेमे के ही। आप चारों विधानसभा सीटों पर दौरे करके आ गए हैं, 3 पर अभी चुनाव में। और नेताओं के दौरे कब से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि और नेताओं की सक्रियता इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही? क्या सारी जिम्मेदारी सतीश पूनिया की अकेले की है? नहीं, जिम्मेवारी तो इसलिए कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और उस नाते मेरी भूमिका औरों के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय और मुखर रहेगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि 5 प्रांतों के चुनाव हैं, उसमें बंगाल में महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। हमारे केंद्रीय मंत्री, पार्टी के प्रमुख नेता, लगभग 100 के करीब कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में संलग्न हैं। और इसलिए अब मान लीजिए अर्जुन मेघवाल जी पौंडीचेरी हैं, हमारे गजेंद्र सिंह जी और कैलाश चौधरी जी, राजेंद्र राठौड़ जी, वो सब बंगाल में हैं। तो इसलिए उपचुनाव में जितना जिसका समय रहेगा उतना देंगे, लेकिन 30 तारीख से नामांकन है। उसके बाद जिसको भी, जैसे मैंने कहा कि प्रचार की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा में जो लोग आ पाएंगे उनका उपयोग करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तीनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो लोग पार्टी से पिछले दिनों जुड़े हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनके लिए भी संभावनाएं और सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। इस चुनाव में सभी को एक जाजम पर लाने का संकल्प दोहराते हुए पूनिया कह रहे हैं कि सरकार भले ही इस चुनाव में किसी भी तरह का काम कर ले, सरकारी मशीनरी को किसी भी तरह इस्तेमाल करे, लेकिन वो जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।